अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इट्स गुड टू बी बैक इन कराची। लेकिन जी वेदर का आपको काफी शिफ्ट नजर आता है और कल जैसे ही मैंने फ्लाइट वापसी के लिए मुझे बताया गया कि फौरन ही इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जल थल वेरी नाइस जी, हमारा ही इंतजार था जाने का। मगर बहरहाल एक नजर डालते हैं जरा सियासी मौसम के ऊपर और एक दफा फिर सारा का सारा जो फोकस है वो यकीनन पाकिस्तान की मईशत पर है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने क्या कहा। हालिया तौर पर वो वापस आए हैं वर्ल्ड बैंक और IMF से मीटिंग्स के बाद और कल का दिन बड़ा अहम है जबकि FATF का इजलास होना है और मुतवक्के ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। वो तमाम लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं एज मीडिया आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, बल्कि जो बाकायदा इसकी जो तकरीबात होंगी, जो इसकी डेवलपमेंट्स होंगी, आप ऑनलाइन FATF के YouTube चैनल पे भी देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसहाक डार साहब ने क्या कहा। वफाकी वजीर खजाना PTI चेयरमैन पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में जौहरी प्रोग्राम पर सहाफी के सवाल पर इसहाक डार सीख पा। इमरान खान पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने और जाती मफादात के लिए घटिया सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। खान साहब की अपनी मर्जी है, वो तो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे निकालने के बजाय बॉम्ब गिरा दिया जाता, अगर आपको ये मंजूर है तो आप उसको अप्रिशिएट कर लें। वो ये भी कह रहे हैं उन्होंने, मैं जब अमेरिका में था इतनी यानी हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट दी है जब उन्होंने अपना सदर अमेरिका ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि जब मैं था तो नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी जो तो वो बिल्कुल ठीक थी। यार खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुमने अपने जाती पैटी सियासत करनी है। महंगाई की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। वाजे किया महंगाई न 6 महीने में आती है न 6 महीने में खत्म हो सकती है। महंगाई जी जनाब आली, तो मौजूदा सूरत हाल के लिए एक दफा फिर इल्जाम दिया गया PTI की रजीम को और जो उन्होंने पॉलिसीज अपनाई। इस पे इमरान खान साहब का भी एक रद्द अमल है। एक दफा फिर वो तैयारी पूरी तरह कर चुके हैं। उन्होंने कहा जो कुछ होना है अक्टूबर के महीने में होना है और लॉन्ग मार्च की तैयारियां पूरे जोरों शोर पर है। आइए आपको दिखाते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का क्या कहना है। पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और मुआशी बहरान की दलदल में धकेला गया। कौम की हकीकी आजादी के लिए लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम। इमरान खान ने शुमाली पंजाब के सोशल मीडिया जिम्मेदारान से मुलाकात की। कहा सियासत के लिबादे में मुजरिमों के इक्तदार पर काबिज गिरोह आईन जमहूरियत पर हमला आवर है। पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और मुआशी बहरान की दलदल में धकेला गया। मुल्क में फौरी तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मजीद पेचीदगियों से बचाव और बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता है। इमरान खान ने अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली तंजीमी जिम्मेदारान और टिकट होल्डर से भी मुलाकात की। चेयरमैन PTI की जी जनाब अली, तो आप देख सकते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। क्या इस तरह की मौजूदा हमारी जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उसमें क्या मुल्क मुतामिल हो सकता है एक लॉन्ग मार्च का, ये सवाल हम दोनों इकोनॉमिस्ट के सामने रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब जो कि गुज़िश्ता हुकूमत के साथ वजीर खजाना के साथ भी मुंसलिक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं, मईशत पे गहरी निगाह रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल मुजम्मिल असलम साहब, अगर मैं आपसे करूं कि कल के FATF के जो कार्रवाई होने जा रही है, क्या आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा उम्मीद है और बल्कि आप ये कह लें कि नाउमीदी वाली कोई चीज ही नहीं है। और ये चीज जो है मार्च जून में हो जानी चाहिए थी, लेकिन फॉर सम रीजन जो है FATF ने कहा कि हमारी ऑन द ग्राउंड टीम आएगी और उसके बाद फिर जो है फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान को 34 एक्शन प्लान दिए थे FATF की तारीख का। FATF को इतराफ करता है कि हमने सबसे मुश्किल तरीन प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया था और 2019 से 2022 लग गया ये तमाम चीजें करने में। बहुत ज्यादा इसमें कानून साजी भी हुई। आपको याद होगा कि एक दफा कानून साजी में जो है असेंबली में पीपल्स पार्टी और PMLN ने वॉकआउट भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी कुछ शराइत है नैब लॉ से रिलेटेड, पहले आप वो पूरी करें। तो बड़ा एक सख्त मरहला था, आवाम से भी रेजिस्टेंस होती थी बहुत सारी चीजों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ और पूरी दुनिया में जो है
सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि हमने सब प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट किया जी। और अब वो जो है इनकी टीम आई थी, होपफुली वो भी जो है इत्मीनान के साथ गई होगी। अगर वो मरहला सही तरीके से हो गया होगा तो इंशाल्लाह ताला कल हम गुड न्यूज सुनेंगे। बिल्कुल सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? खासतौर पे मौजूदा हुकूमत, मिफ्ता इस्माइल साहब भी और अब इसहाक डार साहब इसके लिए कोशा हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF से मुज़ाकरात हुए हैं। एक अजीब सी बात मुझे ये लगी कि नेपरा ने चैलेंज किया है वर्ल्ड बैंक और IMF की प्रोजेक्शंस को। उन्होंने कहा कि जिस तरह का एक गोल्डन पिक्चर वो दिखा रहे हैं, जो ग्रोथ नंबर्स वो दिखा रहे हैं, वो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे। इन दोनों चीजों पर आपका कॉमेंट? लेकिन जहां तक FATF की बात है जी, ये वेस्ट के वो टूल्स हैं जिनसे वो उन ममालिक को कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिकली जिनसे वो खुश नहीं होते। और ये जो प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया गया, हम तो 2020-2021 में भी कह रहे थे हमने इसको 90% कंप्लीट कर दिया है और दुनिया में कई ममालिक ने इससे बहुत कम काम किया है और उन्हें निकाला गया है। सही। लेकिन हमारे चूंकि वेस्ट से, अमेरिका से ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, लिहाजा हर बार वो हमें ग्रे लिस्ट में रखते थे। फिर भारत की डिप्लोमेटिक, आप इसको विक्ट्री कह सकते हैं, कि उसने हमेशा पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं ले जा सका तो व्हाइट लिस्ट में भी नहीं जाने दिया और ग्रे में बरकरार रखा। सही। आप देखें, फ्रांस के सफीर ही नहीं थे पाकिस्तान में। और वैसे भी 2019 के बाद से हमारे को वेस्ट से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अगर अब चूंकि कुछ आइस मेल्ट हुई हमें नजर आई है कि हमारे फ्रांस भी हमारे लिए एक फंड रेजिंग कर रहा है सैलाब के लिए, उसके अलावा यूरोप पूरे से बातचीत हुई है। ये तो वोट्स की गेम है। ममालिक ने आपके हक में वोट देना है तो आप निकल जाएंगे, अगर ममालिक आपके हक में वोट नहीं देंगे तो आप नहीं निकलेंगे। अगर हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए तो कुछ ममालिक थे जो हमारे हक में वोट दे देते थे लेकिन ज्यादा ग्रे लिस्ट के रहने के हक में वोट दे देते थे। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कामयाबी हुई और जो ममालिक ने हमारे हक में वोट दिया तो हम निकल जाएंगे। सही। ये कामयाबी 2020 में भी मिल सकती थी, 21 में भी मिल सकती थी, लेकिन शायद हमारे उस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वो कामयाबी हमें नहीं मिल सकी और हम आइसोलेटेड थे। शायद मुजम्मिल साहब, तो फिर एक और ब्लो बैक जो आपने देखा ही होगा कि न्यूज में काफी इसके ऊपर बहस होती रही। मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने कहा कि पाकिस्तानी वजारत खारजा को इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए और डिप्लोमेटिक हमारे जो सर्कल्स हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट करना चाहिए। जो सदर बाइडन की स्टेटमेंट आई है, क्या आप समझते हैं कि वो असरअंदाज हो सकती है कल की FATF वोटिंग पे? नहीं, उसकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत जारी कर दी है और ये बहुत कम हुआ है कि आपके मुल्क का सदर कोई बयान दे और उसके बाद आपकी अपनी वजारत खारजा उसको निगेट करे जी। और वो कहे कि जी नहीं, इनका न्यूक्लियर भी ठीक है, इनका कमांड एंड कंट्रोल भी ठीक है, हम ताल्लुकात ठीक चाहते हैं। सही। इट नेवर हैपन्स। जो हेड ऑफ द स्टेट बात कर दे तो फिर कम से कम वजारत खारजा खामोश जरूर रहती है क्योंकि उनके अपने हेड ऑफ द स्टेट ने बात की होगी, की होती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो बाइडेन के बयान के बाद अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बहुत तफसीली बयान जारी किया है जो बाइडेन के बयान को ही नेगेट कर रहा है। मेरे नहीं ख्याल में इसके बाद अमेरिका से कोई तनाजा बढ़ाने की जरूरत है। हमें बेवजह के तनाजात में पाकिस्तान को फंसाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन दूसरी तरफ खबरें फिर गर्म हैं कि गवर्नमेंट एक्टिवली इस बारे में सोच रही है रशिया से तेल इंपोर्ट करने के हवाले से। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ FATF की वोटिंग है, अमेरिका से ताल्लुकात हम संभाल रहे हैं, वहां के सदर की और स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है और हुकूमत ये भी चाह रही है कि रशिया से सस्ता तेल मिल सके। कैसे देख रहे हैं आप चीजों को? देखिए, बात ये कि हम तो जब ये 6 महीने से बोल बोल के थक गए थे कि ये रशिया से तेल ले लेना चाहिए, क्योंकि रशिया से तेल सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेगा, रशिया से तेल ऑलरेडी जो है श्रीलंका जैसे मुल्क ने भी ले लिया है, अफगानिस्तान की भी अभी डील हुई है पिछले दिनों, बांग्लादेश हमसे पहले से ले रहा है, इंडिया ने तो बहुत उसका बेनिफिट उठाया है। इनफैक्ट देयर आर न्यूज के जी इनडायरेक्टली सऊदी अरब भी बाय करके उसको रिफाइन करके उसको 40% ऊपर बेच रहा है जी। तो व्हाई नॉट अस? और उसमें मिफ्ता इस्माइल तो एक दलील देते थे कि पाकिस्तान में रशियन ऑयल तो वो ही नहीं हो सकता, रिफाइन ही नहीं हो सकता। फिर एक दफा उन्होंने कहा कि हर ममालिक, हम सबसे ज्यादा तेल हर ममालिक से लेते हैं
और वो हमें उधार भी देते हैं, अगर कल को हमने दिया तो उनको भी इश्यू हो सकता है। अब फाइनली इसहाक डार साहब ने जो मुल्क के हालात देखे और जो अब इस वक्त खजाने की सूरत हाल देखी, और IMF से जब उनको मना कर दिया गया कि आप जो है वो गए थे IMF के पास के टैक्सेस को कम कर दें थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, IMF के इनकार के बाद अब उनके पास चॉइस नहीं रही। अब उनको या तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी या कहीं से सस्ता ले आए ताकि कीमतें और आवाम पे बोझ न पड़े और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी बोझ न मुजम्मिल पड़े। असलम साहब, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान साहब कराची में जलसे के लिए पहुंचे तो हमारी मुलाकातें PTI की सीनियर लीडरशिप से हुई। मैंने पर्सनली जब शौकत तरीन साहब से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई दफा पेशकश की है इसहाक डार साहब को भी और मिफ्ता इस्माइल साहब को भी कि वो मुलाकात करना चाहेंगे अगर उनकी खिदमात उनके वो किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने में। बट दोज कॉल्स वर नॉट रिटर्न, हिज जेस्चर वॉज नॉट रेसिप्रोकेटेड। तो एक तरफ बात की जाती है मीसाक मईशत की, आप समझते हैं कि उसमें कोई लचक है कि तमाम जमातें एक साथ बैठें, कोई काम कर सकें? क्यों नहीं एक इस तरह के मुज़ाकरात आगे बढ़ पा रहे, या शौकत तरीन साहब को या हमारे दूसरे टेक्नोक्रेट्स, दूसरे लोग जो एक असर और रसूख रखते हैं, एक दानिश रखते हैं, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मिसाक मईशत जो है ना, जितना हमने उसको बढ़ा चढ़ा के बार बार बोलते हैं, किस चीज पे मिसाक चाहिए? अगर रशियन अभी ऑयल हुकूमत फैसला कर ले तो ऑपोजिशन तो मना नहीं कर सकती, ठीक है ना, वो मंगा ले। और अच्छी बात है अगर मुल्क के फैसले का डिसीजन आपने करना है। ऑपोजिशन के जो माशी फैसले होते हैं, हुकूमत के जो माशी फैसले होते हैं, मेजोरिटी वो आराम से इम्प्लीमेंट कर देती है। अभी आप देखें 6 महीने से इन्होंने दरामदात पे पाबंदी लगाई है। ऑपोजिशन ने तो नहीं रोक सकती इन्हें, ना ऑपोजिशन ने कुछ बोला इनको। इन्होंने कहा कि जी मुल्क के अंदर वो बहुत बड़े खसारे हैं तो हमें इसको करना है, तो मोस्ट वेलकम। एक्चुअली ये जो है ना, सिर्फ जब प्रॉब्लम हुकूमतों से कंट्रोल नहीं हो रही होती चीजें, तो उस वक्त जो है इसका शोषा छोड़ दिया जाता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम क्या सारे मुस्लिम लीग नून से भी लोग कहते हैं, जो हुकूमत कहता है कि 18 अमेंडमेंट को रिव्यू होना चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। उस पर क्योंकि असेंबली से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो उस पर आप थोड़ी बहुत बात कर ले, वरना मुजम्मिल असलम साहब, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त बात की जा रही है कि सैलाब के मुतासरीन के लिए दोबारा इमदाद की मद में नए कर्जे लिए जा रहे हैं। ये कर्जे किस तरह विफाकी हुकूमत, हाउ विल इट वर्क विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स? क्योंकि मामला जैसे आपने खुद इशारा दिया 18वीं तरमीम के बाद सूबाई है, और रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह एक फॉर्मूला बनाया जाएगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे रखी जाएगी, इस पे कोई बातचीत हो रही है इस वक्त? क्योंकि अगेन PTI की हुकूमत है KPK में, PTI की हुकूमत है पंजाब में, बलोचिस्तान और सिंध जो ज्यादा मुतासर है, वहां पे किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ इसमें सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट को आगे अगर उसके रिसोर्सेज है तो दे दे, और अगर नहीं है तो वो लोन की अगर बात आ रही है जी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से गारंटी करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे जाके, और वो लेती भी हैं। जैसे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे पंजाब में जो ट्रेन प्रोजेक्ट ऑरेंज ट्रेन है, KP में जो है प्रोजेक्ट है, उन्होंने डायरेक्ट आलमी इदारों से कर्जे लिए जाते। तो सिंध गवर्नमेंट अक्सर लेती रहती है, वो तो बेचारी अब सिंध गवर्नमेंट के हाल ये हो गया कि वो तो गटर की सफाई का भी जो है ना लोन जाके वर्ल्ड बैंक से ले रही है। तो प्रोविंसेस को खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और वो उस कर्जे का पे बैक भी उन्हीं को करना चाहिए। ये वफाकी हुकूमत एक तो अपना रेवेन्यू का दे देती है 58%, उसके बाद कर्ज भी बोले और वही उसका सूद उतारती रहे, सूबे उस पर कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करते। लोग तो अब सूबों में रहते हैं ना, वफाकी हुकूमत में तो नहीं रहते। तो ये हमें यही ठीक है। सोहरवर्दी साहब से एक आखिरी सवाल पे कमेंट चाहूंगी बिफोर वी क्लोज। सोहरवर्दी साहब, जैसे ही इसहाक डार साहब ने कलमदान संभाला वजारत खजाना का, हमने देखा कि डॉलर की जो कदर है वो थोड़ी कम हुई, यानी पाकिस्तानी रुपए ने कदर पकड़ी और उसको बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड भी मिला। लेकिन एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत के अगेंस्ट रुपए की कदर गिर रही है। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं सिचुएशन को आप? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के 8 बड़े बैंकों ने डॉलर पे सट्टा किया है, और मुझे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि नेशनल बैंक जो हुकूमत का सरकारी बैंक है, वो भी इस सट्टे में इन्वॉल्व था।
आप प्राइवेट बैंक्स को तो कह लें जी कि प्राइवेट उन्होंने पैसा बना लिया 22 अरब 50 अरब, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की सट्टेबाजी में नेशनल बैंक कैसे जा सकता है, जो कि रियासत का बैंक है, वो रियासत के खिलाफ पैसा बनाने के लिए काम कैसे कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान में रुपए की कदर पर सट्टा होता है, रुपए की डॉलर की कदर पर सट्टा होता है, स्मगलिंग होती है, इसलिए हमारी जो कदर है वो गिरती भी है, आर्टिफिशियल भी है, बूस्ट भी मार्केट उसको मैनिपुलेट भी करती है। और अब जब ये साबित हो गया है कि मनी चेंजर या फॉरेक्स के साथ साथ बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बड़े ओवरऑल की जरूरत है। जो मिसाक मईशत की बात हुई जी, मिसाक मईशत तो करना है उन अनपॉपुलर डिसीजन पर जो कोई भी गवर्नमेंट लेने से डरती है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट भी नहीं ले सकी। मसलन जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्लीड कर रही हैं, जी उनको टे ऑफ करने के लिए मुज़म्मिल साहब, दिस कॉल्स फॉर अ लॉन्गर डिस्कशन। आई एम सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का और आपकी मौजूदगी का। दोनों मुज़म्मिल असलम साहब और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। दिस वाज अ स्नैप चेक ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमिक जोन राइट नाउ। इस पर मजीद भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।